नमस्ते मित्रों, मधुरम हिंदी उदयपुर मेवाड़ में आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं और शौर्य की धरा से दूरस्थ शिक्षण विधि आप तक पहुंचा रहा हूं। मित्रों, ये जो शिक्षण विधा है जिसके माध्यम से मैं आप तक पहुंच पा रहा हूं, कहीं न कहीं ये जो विधा है, इस विधा का नाम दूरस्थ शिक्षण विधा ही है या दूरस्थ शिक्षण विधि ही है। आशा करता हूं आप सभी बिल्कुल स्वस्थ और प्रसन्न चित्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छी तरह से अंजाम दे रहे होंगे। आप निरंतर इसी भाव से, सकारात्मक ऊर्जा से पढ़ते रहें मित्रों। मंजिल दूर हो सकती है, असंभव नहीं हो सकती है, इसलिए आप निरंतर, और जब हम बात कर रहे हैं थर्ड ग्रेड की, तो आप सोचिए तब तो ये मंजिल बहुत नजदीक है, अब ये बहुत लंबी दूरियां आपको तय नहीं करनी है। तो आइए, आप सभी जितने भी मित्र जुड़े हैं बहुत अच्छे भाव से जुड़े और अन्य मित्रों तक इस कक्षा को पहुंचाने का प्रयास करें। जुड़ते ही जैसे मंदिर की घंटी बजाते हैं वैसे अपने दायित्व का निर्वहन करें मित्रों। आइए, संभव सीरीज थर्ड ग्रेड स्पेशल में आज 15वीं कक्षा में मैं आपको दूरस्थ शिक्षण विधि को संक्षिप्त में समझाने का प्रयास कर रहा हूं। मित्रों, ये दूरस्थ शिक्षण विधि आखिर है क्या, भारत में इसका प्रादुर्भाव कब हुआ, कैसे हुआ, इन सब चीजों पर, इसकी विशेषताएं क्या है, इसके दोष क्या है, इन सब पर हम बात करने वाले हैं। तो आइए, मुस्कुराते हुए आज की कक्षा में आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं और शुरुआत करते हैं शुरुआत करते हैं दूरस्थ शिक्षण विधि। अंग्रेजी में मित्रों इसी को हम कह सकते हैं डिस्टेंस एजुकेशन मेथड, यानी दूर से आखिर बच्चों को कैसे पढ़ाया जा सकता है। और ऐसे बच्चे जो हो सकता है स्कूली शिक्षा ढंग से पूरी नहीं कर पाए हैं और वो प्रौढ़ हो चुके हैं लेकिन उनको पढ़ने की इच्छा है, ऐसे बच्चों को भी कैसे शिक्षा की मुख्य धारा से, जो बच्चे नहीं रहे, एक प्रकार से जवान हो चुके हैं, उनको भी कैसे, प्रौढ़ हो चुके, उनको शिक्षा से कैसे जोड़ा जाए। मित्रों, इस समस्या के समाधान के लिए इस शिक्षण विधि का प्रवर्तन किया गया। तो दूरस्थ शिक्षण विधि, डिस्टेंस एजुकेशन मेथड, जिसको मुक्त शिक्षण पद्धति के नाम से भी कह सकते हैं और खुली शिक्षण पद्धति के नाम से भी इसको जाना जाता है। दूरस्थ का अगर शाब्दिक अर्थ देखें मित्रों तो दूर स्थित, यानी शिक्षक कहीं और है, शिक्षार्थी कहीं और है, बीच में भौतिक रूप से कई किलोमीटर की दूरी हो सकती है, लेकिन उसको पढ़ाने का काम किया जा रहा है मित्रों इस शिक्षण विधा के द्वारा। देखिएगा अर्थ क्या है, दूर बैठे छात्रों की आवश्यकताओं व सुविधाओं की दृष्टि से, सुविधाओं की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए घर बैठे ही जो शिक्षण उपलब्ध कराया जाता है वही मित्रों कहीं न कहीं दूरस्थ शिक्षण कहलाता है। तो दूरस्थ यानी जो दूर स्थित है, कौन, विद्यार्थी, और शिक्षक भी बहुत दूर है। दिल्ली से एक शिक्षक पढ़ा रहे हैं और भारत के कोने कोने में बैठे हुए विद्यार्थी उससे पढ़ रहे हैं। मधुरम हिंदी के इस प्लेटफॉर्म से डॉक्टर बाल गोपाल शर्मा पढ़ा रहे हैं और आप जिस जगह पर बैठे हुए हैं वहां बहुत आनंद के साथ पढ़ रहे हैं। इसमें भौतिक दूरियां अब मायना नहीं रखती मित्रों। तो आप सोचिए, और अधिगम के लिए जो चीजें प्रत्येक सामने बैठकर हम पढ़ पा रहे हैं, ठीक वैसी ही अनुभूति आप इन कक्षाओं की कर सकते हैं। ये दूरस्थ शिक्षण विधि ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों। दूरस्थ शब्द का अगर हम पोस्टमार्टम करें, विश्लेषण करें, तो दूर धन स्थ के योग से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है दूर स्थित होना, अर्थात शिक्षक व विद्यार्थी आमने सामने न होकर के भी शिक्षण की प्रक्रिया से जुड़े रहते हैं। इसी को दूरस्थ शिक्षण विधि या पद्धति कहते हैं। शिक्षक और विद्यार्थी आमने सामने नहीं है, लेकिन फिर भी वो शिक्षण प्रक्रिया से जुड़े रहते हैं, अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया से जुड़े रहते हैं, अधिगम की प्रक्रिया से जुड़े रहते हैं मित्रों। तो ऐसी शिक्षण विधा को, विधि को, पद्धति को हम दूरस्थ शिक्षण विधि कहते हैं। यह पद्धति सेवारत या कामकाजी युवक युवतियों के लिए उपयोगी मानी जाती है मित्रों, जिन्हें अपना घर परिवार भी चलाना है, अपना स्वयं का खर्चा भी चलाना है और अध्ययन भी जारी रखना है मित्रों। विशेष रूप से उन युवाओं के लिए, है ना, उन युवक युवतियों के लिए यह शिक्षण विधि बहुत फलदायी है, लाभदायी है। ऐसे लोग जो समय रहते औपचारिक शिक्षा नहीं ले पाए, उन लोगों को उनकी सुविधा के अनुसार घर बैठे शिक्षण, इस पद्धति का शिक्षण देने के लिए इस पद्धति का प्रयोग किया गया है मित्रों। कहते हैं कि बाल्यकाल में जब उन्हें पढ़ना चाहिए था, विद्यालय जाना चाहिए था, विद्यालय जाने का अवसर उन्हें नहीं मिला परिस्थितियों बस, तो हमारी सरकारों ने, समय समय पर शिक्षाविदों ने इस बात पर चिंतन मनन किया कि उन लोगों को भी
जब वो एक अच्छी अवस्था में होते हैं और उन्हें अनुभव होता है कि काश मैं पढ़ा लिखा होता, उनको भी एक अवसर देने का प्रयास किया गया इस शिक्षण विधि के द्वारा। या हो सकता है कि कुछ छात्र जो हैं विद्यालय गए भी सही, कुछ कक्षाओं में उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से अध्ययन अध्यापन किया भी सही, लेकिन किसी परिस्थिति की वजह से उनको बीच में ही वो शिक्षण प्रक्रिया को स्थगित करना पड़ा, छोड़ना पड़ा पढ़ाई को, और फिर एक अच्छी उम्र होने के बाद फिर उन्हें विचार आता है कि यार मुझे मेरी 10वीं कक्षा को पास करना है, मुझे 12वीं पास करनी है, मुझे जो है स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करनी है और मैं चाहता हूं कि मैं अपने ज्ञान को बढ़ाऊं और शिक्षा की मुख्य धारा से वापस जुड़ूं। तो मित्रों, उनके लिए ये शिक्षण विधा जो है वो रामबाण है वास्तव में, सच में। चलिए, बहुत सारे मित्र जो जुड़ रहे हैं, अभी भी मुस्कुराहट कम है आपके चेहरों पर। अरे इतने गमगीन माहौल में आखिर कैसे पढ़ सकते हैं, जरा मुस्कुराइए यार। जहां भी बैठे हैं, अपने कमरों में, अपने घरों में, मोबाइल स्क्रीन के सामने जहां भी बैठे हैं, बहुत प्रसन्न चित्ता के साथ बैठे, नोट्स बनाएं, कोई दिक्कत नहीं है। पीडीएफ भी हम आपको देते ही रहते हैं। थोड़ा आगे पीछे समय हो जाता है मित्रों, कई तरह की समस्याएं हैं, लेकिन फिर भी आप तक पहुंचाते हैं। तो आप बहुत गंभीरता के साथ पढ़ते रहे, नोट्स बनाते रहे, है ना मित्रों, और पूर्णतः इस कक्षा का आनंद ले मित्रों। वर्तमान शैक्षिक परिदृश्य में दूरस्थ शिक्षा एक ऐसा संप्रत्यय है जिसमें शिक्षण प्रक्रिया में स्थान व दूरी की बाधाएं दूर कर शिक्षार्थी को घर बैठे सीखने के अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं। नियमित व औपचारिक शिक्षा से वंचित लोगों को शिक्षा का अवसर देने का यह अभिनव प्रयोग है। दूरस्थ शिक्षण शिक्षा के सार्वजनिकरण, है ना, का एक महत्वपूर्ण उपाय मित्रों। बहुत बड़ी बात है कि शिक्षा के सार्वजनिकरण का एक बहुत महत्वपूर्ण हथियार, टूल, विधि जो है वो दूरस्थ शिक्षण विधि है मित्रों। परिभाषा के बारे में बात करें तो प्रोफेसर बोर्ज होमबर्ग क्या कहते हैं, देखते हैं प्रोफेसर साहब क्या कह रहे हैं। प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि दूरस्थ अध्ययन या दूर अध्ययन कोर्स एक कृत्रिम संवाद संबंधी अधिगम अवसर है जिसमें सीखने वाले तथा सिखाने वाले संगठन के बीच की भौगोलिक दूरी को एक कृत्रिम निर्देशक द्वारा समाप्त कर दिया गया है। तो ये एक छोटी सी परिभाषा थी मित्रों। दूरस्थ शिक्षा के बारे में हम थोड़ा सा विचार करें तो दूरस्थ शिक्षा का प्रादुर्भाव कहां कहां कैसे हुआ, तो आप सोचिए, ऑस्ट्रेलिया में इसी शिक्षा को एक्सटर्नल सिस्टम कहा गया है। ऑस्ट्रेलिया में इसी दूरस्थ शिक्षण पद्धति को एक्सटर्नल सिस्टम या बाह्य पद्धति कहा गया। अमेरिका में मित्रों ये इंडिपेंडेंट स्टडी यानी स्वतंत्र अध्ययन के नाम से जाना जाता है अमेरिका में। फ्रांस में मित्रों ये टेली इंसाइटमेंट के नाम से जाना जाता है, टेली इंसाइटमेंट, ठीक है मित्रों। जर्मनी में इसी को कहा जाता है फर्न्यू निरिच यानी फरेंटरिची, इसका नाम है जर्मनी में, ध्यान रखना, है ना, यह देखिएगा फरेंटरिची, ये जर्मनी में इसको कहा जाता है। और भारत में इसी बात को हम पत्राचार पाठ्यक्रम खुला विश्वविद्यालय या दूरस्थ शिक्षा के नाम से जानते हैं। तो मित्रों ये भी एक महत्वपूर्ण बात है जो आपके ध्यान में रहनी चाहिए कि विश्व में इस दूरस्थ शिक्षा को किस किस नाम से जाना जाता है। थोड़ा सा अजीब सा नाम है, या ध्यान रखना, है ना, फेरेंटरिची, ठीक है, फेरेंटरिची, ये र है फेरेंटरिची, ठीक है मित्रों। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और पढ़ते हैं क्या आगे इसके क्या क्या नाम है। दूरस्थ शिक्षा के कई अन्य नाम हैं, है ना, भारत में इस दूरस्थ शिक्षा के कई अन्य नाम हैं, उन नामों पर भी हमें जरा ध्यान देना है। एक है गृह अध्ययन, स्वतंत्र अध्ययन, पत्राचार शिक्षा, बहुमाध्यम शिक्षा, परिसर से बाहर अध्ययन, मुक्त अधिगम और बाह्य अध्ययन। ये सभी नाम किसके हैं मित्रों? दूरस्थ शिक्षा के ही नाम है। इस पद्धति में शिक्षक अपने विषय से संबंधित पाठ्य सामग्री तैयार कर देता है। शिक्षक क्या करता है, अपनी विषय से संबंधित पाठ्य सामग्री को इस तरह से तैयार करता है मित्रों कि घर बैठे बहुत सरलता से जो भी अधिगम करता है उसको पढ़ते हुए उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। एवं उसे तैयार सामग्री को प्रिंट मीडिया, अखबार पत्रिकाएं, पाठ्य पुस्तकें अथवा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, रेडियो टेलीविजन, सिनेमा अथवा सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, टेलीग्राम के माध्यम से छात्रों तक पहुंचा दिया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब इसमें आप सोचिए प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया तीनों का उपयोग करते हुए एक शिक्षक जो है अपनी पाठ्य सामग्री जो शिक्षार्थी तक पहुंचानी होती है वो पहुंचा देता है। इसलिए आप देखते हैं दूरदर्शन आदि चैनल्स पर निरंतर खुला विश्वविद्यालय के बहुत सारे जो है पाठ्यक्रमों का प्रतिदिन जो है प्रसारण होता है अध्यायों का। तो घर बैठे जो है विद्यार्थी उसका लाभ ले सकते हैं। फिर देखिए विद्यार्थी स्वयं के स्तर पर उस सामग्री का अध्ययन करके शिक्षा प्राप्त करता है। विद्यार्थी स्वयं के स्तर पर सामग्री का अध्ययन करके शिक्षा प्राप्त करता है। दूरस्थ शिक्षा का इतिहास क्या है उस पर हम चर्चा करते हैं। दूरस्थ शिक्षा का इतिहास क्या है? देखिएगा
ये थोड़ा सा धरातलीय ज्ञान है जो हमें बहुत जरूरी होता है। विश्व स्तर पर दूरस्थ शिक्षा का सर्वप्रथम प्रयोग 1728 ईस्वी में केले फिलिप्स नामक शिक्षक के द्वारा किया गया। ये महत्वपूर्ण प्रत्यय है, ध्यान रखिएगा। केले फिलिप्स द्वारा एक शिक्षक थे, उनके द्वारा सबसे पहले 1728 ईस्वी में दूरस्थ शिक्षा का जो है प्रयोग किया गया। इन्होंने अपने परिचितों छात्रों तक शॉर्ट हैंड सिखाने के लिए साप्ताहिक डाक पत्र से सिखाना शुरू किया। यानी ये ऐसे शिक्षक थे जो अपने विद्यार्थियों को शॉर्ट हैंड सिखाते थे और उन तक अब वो घर बैठे बैठे कैसे सिखाएं, तो वो साप्ताहिक रूप से पत्र लिखते थे उन विद्यार्थियों को और उसमें जो है शॉर्ट हैंड के बारे में जानकारी देते थे। तो सबसे पहले प्रादुर्भाव जो है वो केले फिलिप्स नामक शिक्षक ने किया। विश्व का सर्वप्रथम दूरस्थ शिक्षा का पाठ्यक्रम 1840 ईस्वी में सर इसाक पिटमैन इंग्लैंड के द्वारा शुरू किया गया। ध्यान रखना, पहला पाठ्यक्रम जो है वो शुरू किया गया सर इसाक पिटमैन इंग्लैंड के द्वारा शुरू किया गया 1840 ईस्वी में। यानी 1728 ईस्वी में एक प्रकार से पत्राचार के द्वारा पढ़ाने का प्रयास जो है सबसे पहले शिक्षक केले फिलिप्स ने किया। 1840 ईस्वी में सर इसाक पिटमैन इंग्लैंड के द्वारा जो है कोर्स शुरू किया गया मित्रों दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से। यह भी शॉर्ट हैंड से संबंधित था, विश्व का सर्वप्रथम पत्राचार स्कूल जो है मित्रों 1873 ईस्वी में अमेरिका में स्थापित हुआ। पत्राचार स्कूल। विश्व का सर्वप्रथम डिस्टेंस लर्निंग कॉलेज 1894 ईस्वी में, महत्वपूर्ण तथ्य है, में ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड में स्थापित हुआ। तो ये कुछ बातें थी वैश्विक परिदृश्य को लेकर कि ये जो दूरस्थ शिक्षा है आखिर कहां से प्रारंभ हुई है। भारत में जो मुक्त और दूरस्थ शिक्षा है उसका प्रादुर्भाव कहां से हुआ, ये बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में पूछा जाने योग्य है। सर्वप्रथम यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 1956-60 ईस्वी की अपनी रिपोर्ट में सायंकालीन महाविद्यालय पत्राचार पाठ्यक्रम शुरू करने का सुझाव दिया था, क्योंकि कामकाजी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो दिन भर काम करते हैं। और हमारे उदयपुर में भी एक श्रमजीवी महाविद्यालय है जिसमें आप देखेंगे रात्रिकालीन कक्षाएं जो है कई वर्षों से चल रही है। इसलिए दिन में कामकाज करने वाले लोग, सरकारी सेवा करने वाले लोग भी अपने अध्ययन को अगर रेगुलर करना जारी रखना चाहते हैं तो सायंकालीन कक्षाओं से वो इस काम को जारी रख पाते हैं। तो आप देखिएगा सायंकालीन महाविद्यालय पत्राचार पाठ्यक्रम द्वारा करने का सुझाव दिया गया यूजीसी द्वारा। फिर देखिए 1962 ईस्वी में दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा पत्राचार पाठ्यक्रम विद्यालय प्रारंभ कर दिया गया, दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा। 1970 के दशक में पत्राचार पाठ्यक्रमों का विकास एवं प्रसार हुआ अच्छा खासा। 1980 का दशक सरकार ने मुक्त विश्वविद्यालय प्रणाली प्रारंभ की। 1980 के दशक से भारत में मुक्त जो है विश्वविद्यालय प्रणाली को प्रारंभ किया गया। 1982 ईस्वी में हैदराबाद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। मित्रों ध्यान रखना, भारत में सर्वप्रथम मुक्त विश्वविद्यालय जो स्थापित हुआ है 1982 ईस्वी में हैदराबाद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। 1985 ईस्वी में दिल्ली में इग्नू की स्थापना हुई, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है ना। ये अभी जो है अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय हमारा है ना, तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मुक्त विश्वविद्यालय है। तो दिल्ली में इग्नू इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना 1985 ईस्वी में की गई, तथ्य को याद रखिएगा। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। 1987 ईस्वी में अनेक राज्यों में मुक्त विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई और राजस्थान राज्य में भी जैसा आप जानते हैं वर्धमान महावीर कोटा खुला विश्वविद्यालय जो है, मुक्त विश्वविद्यालय जो है हमारे लाखों विद्यार्थियों को लाभान्वित कर रहा है। और मैं भी इस ओपन विश्वविद्यालय का विद्यार्थी रहा हूं मित्रों, और अभी भी एमए इन एजुकेशन जो है मैं यहीं से कर रहा हूं। तो आप सोचिए कई सारे विद्यार्थी हैं, कई सारे जो व्यक्तित्व हैं वो अपनी शिक्षा को इन माध्यमों से भी जारी रख पा रहे हैं। राजस्थान में कोटा खुला विश्वविद्यालय जो वर्तमान में वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। 1989 ईस्वी में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान की स्थापना की गई। अब मित्रों ये तो था कॉलेज लेवल का मामला, लेकिन बाद में धीरे धीरे ओपन बोर्ड बना गए। राजस्थान में भी ओपन बोर्ड है मित्रों, जिसमें 10वीं 12वीं भी जो है मुक्त विद्यालय शिक्षा के तहत बच्चे कर रहे हैं। तो 1989 ईस्वी में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान की स्थापना की गई। 1991 में इग्नू द्वारा दूरस्थ शिक्षा परिषद
की स्थापना की गई, डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल की स्थापना की गई, 2013 में यूजीसी द्वारा दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो की स्थापना की गई। ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जो आपकी जानकारी के लिए बहुत आवश्यक है मित्रों। अब सबसे बड़ी बात कि दूरस्थ शिक्षण विधि में होता क्या है, प्रक्रिया क्या है मित्रों। जैसे आपको अभी बता दिया गया कि किसी भी कॉन्सेप्ट या किसी भी अध्याय को इतने सरल तरीके से शिक्षकों के पैनल के द्वारा तैयार किया जाता है और उनकी पुस्तकें तैयार की जाती मित्रों। दूरस्थ शिक्षा की यह विशेषता है कि आप प्रवेश लेते हैं तो पाठ्यक्रम से संबंधित पुस्तकें वही आपके घर तक पहुंचाते हैं। इसमें जहां जहां भी विद्यार्थी बैठा हुआ है उसको उसकी सुविधा के अनुसार घर बैठे शिक्षा उपलब्ध कराना इसका प्रमुख ध्येय है। और इसमें ये सामग्री जो है मित्रों घर तक पहुंचाई जाती है डाक के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से उनकी कक्षाएं होती है ना, प्रिंट मीडिया के माध्यम से उन तक बहुत सारी चीजें पहुंचाने का प्रयास किया जाता है, सोशल मीडिया के माध्यम से भी उन बच्चों तक बहुत सारी शिक्षण सामग्री पहुंचाने का कार्य किया जाता है। अब ये जो दूरस्थ शिक्षण विधा है, इस विधा में जो काम है मित्रों वो बहुत अच्छी तरह से ये काम करते हैं विद्यार्थी अपने। तो आप इस बात का अच्छे से ख्याल रखिएगा, है ना। हाँ गणपति प्रणाम सर। थोड़ा स्वास्थ्य खराब है। अच्छा ठीक है, मेडिकल पर ठीक 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 ठीक। मेडिकल में हाँ मित्रों देखिएगा, अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं कि गुण लाभ या विशेषताओं की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर प्रक्रिया आपके सामने रख दी कि एक शिक्षक जो है वो घर बैठे हुए या विश्वविद्यालय में जहां पर भी वो बैठे हुए हैं वहां से जो है पूरी शिक्षण सामग्री अपने विद्यार्थियों तक पहुंचाते हैं और इस तरह की कक्षाएं भी लेते हैं जिस तरह से आप अभी देख पा रहे हैं। तो मित्रों यह विधि कामकाजी व सेवारत लोगों के लिए अधिक उपयोगी है। यह विधि जो है कामकाजी या सेवारत लोगों के लिए अधिक उपयोगी है, शिक्षा से वंचित प्रौढ़ों के लिए अधिक उपयोगी। ध्यान दीजिएगा, घर बैठे ज्ञान प्राप्ति के अवसर यहां मिलते हैं, अधिक व्यापक व विस्तार लिए हुए है। ये जो विधि है इसमें कोई दायरा संकुचित नहीं है, एरिया संकुचित नहीं है मित्रों, इसलिए हमें बहुत अच्छे से इस बात को समझ लेना चाहिए कि यह शिक्षण विधा जो है वो अपने आप में वास्तव में रुकी हुई जो शिक्षण प्रक्रिया उसको गति देने में बहुत सहायक सिद्ध होती है। शिक्षा के सार्वजनिकरण में सहायक है। हमारे संविधान में एक मूल भावना है कि सभी को शिक्षा मिले मित्रों, तो शिक्षा के सार्वजनिकरण का एक बहुत बड़ा हथियार है दूरस्थ शिक्षण विधि। स्वयं सीखने का अवसर प्रदान करती है, अपनी इच्छा योग्यता स्थान व समय के अनुसार अधिगम की सुविधा है। कोई विद्यालय जाने की जरूरत नहीं, कोई टाइमिंग की बात नहीं है ना, परीक्षा एक साथ सारे पेपर पास करो ये भी कोई जरूरी नहीं, एक एक पेपर आप पास कर पाओ तो एक एक पास करिएगा, है ना। बहुत सारी व्यवस्थाएं जो है शिक्षार्थी को ध्यान में रखते हुए इस शिक्षण विधा में उनका प्रयोग किया जाता है। छात्रों पर बाहर से कुछ नहीं थोपा जाता, छात्रों पर बाहर से कुछ नहीं थोपा जाता मित्रों। ये सबसे बड़ी बात है कि बहुत ज्यादा उनको किसी प्रकार के सीमाओं में बांधा जाता हो, ऐसा नहीं है मित्रों। अब आप देखिए, आमने सामने बैठकर पढ़ाने का बंधन नहीं है ना, कोई जरूरी नहीं। आप सोचिए ना, आप मेरी कक्षा अभी देखें, कभी देखें, बार बार देखें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आमने सामने आप बैठे हुए होते तो इसी कक्षा में मित्रों एक ही बार हम बात करते, उसके बाद शायद आपको इस तरह से मुझे सुनने का अवसर नहीं मिलता। लेकिन इन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से, दूरस्थ शिक्षा की पद्धतियों के माध्यम से आप जब चाहें तब मुझे सुन सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी विशेषता है। फिर भारत के कोने कोने तक पहुंच है इस शिक्षण विधा की। छात्र अपनी क्षमता व गति के अनुसार सीख सकता है। एक ही अवसर व सभी विषयों को एक साथ पास करने की बाध्यता नहीं है। भाई एक ही बार परीक्षा होगी, उस परीक्षा में सभी विषय एक ही बार में आप पास करें, ये जरूरी नहीं है। पास करो तो अच्छा है, लेकिन कभी अगर हुआ कि हम नहीं कर पाए क्षमताओं के अनुरूप तो कोई बात नहीं, आप एक एक दो विषय जैसा भी पास कर पाए, आपको 6 महीने में और अवसर मिलेगा। उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत स्वयं पाठियों के लिए उपयोगी है। यह एक लचीली विधि है। अधिकाधिक लोगों को इस विधि से लाभान्वित किया जा सकता है, यानी अधिक से अधिक लोगों को इस विधि के माध्यम से शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जा सकता है। आशा करता हूं आपको यह बात समझ में आ रही होगी। और जब किसी विधि में प्लस पॉइंट होते हैं तो माइनस भी होते हैं मित्रों। व्यक्तित्व के भी दो पहलू है, सकारात्मक भी होते हैं, कुछ नकारात्मक भी होते हैं, कुछ गुण भी होते हैं तो कुछ दोष भी होते हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति निर्दोष हो, बिना किसी दोष के हो, ऐसा संभव नहीं है। कुछ न कुछ तो दोष सब में होते हैं, विधा में भी दोष है। इसमें तुरंत प्रतिपुष्टि प्राप्त नहीं होती। भाई एक तो आमने सामने बैठकर पढ़ते हैं और एक किताबें दे दी है,
लेक्चर चल रहा है, अब आप मेरे लेक्चर को ढंग से सुन रहे हैं या नहीं, ये तो आप पर ही निर्भर करता है। या हो सकता है मोबाइल चला के आप किसी और बात को भी कर रहे हैं और आप सामने मैं भी आपको पढ़ा रहा हूं और आप उस बात पर ध्यान दे पा रहे हैं या नहीं, ये भी एक इसकी कमी है। मीडिया का दुरुपयोग भी कर सकते हैं। औपचारिक शिक्षा की तरह छात्रों पर पकड़ नहीं होती है शिक्षक की, छात्र ध्यान केंद्रित होकर पढ़ता हो यह आवश्यक नहीं है। छात्र अधिक लचर व आलसी हो सकता है, हाँ, क्योंकि हो सकता है सोफे पर बैठा हुआ आराम से अब मेरे सामने ही बैठा हुआ होता, तो आप सोचिए वो सम्यक स्थिति में बैठा हुआ होता, अधिगम की पोजीशन में होता, लेकिन अब मेरे से दूर है तो किस पोजीशन में बैठा होगा। छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है मित्रों, ये बड़ी कक्षाओं के लिए ही उपयोगी हो सकती है। तो ये कुछ इसकी जो है क्या थी मित्रों, कमियां थी। अब सीधे सीधे मैं एक बार और आपको इस शिक्षण विधा को जो बाद में विद्यार्थी जुड़े हैं, एक बार मैं इसको और रिवाइज कर देता हूं, आप देखिएगा अच्छे से। मित्रों, हम बात कर रहे थे दूरस्थ शिक्षण विधि की, और दूरस्थ शिक्षण विधि के अर्थ के बारे में हमने चर्चा की कि आखिर दूरस्थ शिक्षण विधि कहते किसे हैं, है ना। दूरस्थ शिक्षण विधि की परिभाषा के बारे में भी हमने बात की, दूरस्थ शिक्षण दूरस्थ शब्द के ऊपर भी हमने बात की, और कुल मिला के ये एक प्रकार से ऐसी औपचारिक शिक्षा से अलग अनौपचारिक शिक्षा है मित्रों, जिसमें विद्यार्थी को ध्यान में रखते हुए उसकी सुविधा के अनुसार उसे शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जाता है। और इसकी परिभाषा की भी बात की, प्रोफेसर बोर्ज होमबर्ग ने इनकी परिभाषा दी थी। फिर देखिए, दूरस्थ शिक्षा को अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया में एक्सटर्नल सिस्टम कहते हैं, अमेरिका में इंडिपेंडेंट स्टडी कहते हैं, फ्रांस में टेली इंसाइटमेंट कहते हैं, और जर्मनी में फेरेंटरिची कहते हैं। भारत में पत्राचार पाठ्यक्रम खुला विश्वविद्यालय या दूरस्थ शिक्षा के नाम से जानते हैं। दूरस्थ शिक्षा के कुछ अलग अलग नाम भी हैं, और इस पद्धति में शिक्षक जो है वो पूरी तरह से एक ऐसी तरह से कोर्स डिजाइन करता है और बहुत सरल तरीके से उस कॉन्सेप्ट को लिखता है, ताकि बच्चे घर बैठे आराम से उसको बिना किसी शिक्षक की सहायता से भी पढ़कर समझ सकते हैं, है ना। दूरस्थ शिक्षा का जो इतिहास है मित्रों, उस पर हमने प्रकाश डाला। सर्वप्रथम 1728 ईस्वी में कैले फिलिप्स नामक व्यक्ति ने इस प्रकार का प्रयास किया था शॉर्ट हैंड सिखाने के लिए। उसके बाद 1840 ईस्वी में एक कोर्स शुरू किया गया था, दूरस्थ शिक्षा का पाठ्यक्रम शुरू किया गया था सर इसाक पिटमैन इंग्लैंड के द्वारा। और इसी तरह से मित्रों, विश्व स्तर पर प्रथम पत्राचार स्कूल जो है वो कब शुरू हुआ। भारत में ये जो मुक्त शिक्षा या दूरस्थ शिक्षा है, इसका प्रादुर्भाव यूजीसी के द्वारा 1956-60 की एक रिपोर्ट में इसका जिक्र किया गया। उसके बाद 1962, 1970, 1980 का दशक, 1982 में भारत का पहला भीमराव अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय हैदराबाद में स्थापित हुआ। 1985 में इग्नू की स्थापना हुई, जो आज जो है इग्नू के माध्यम से मैं कह रहा हूं कि करोड़ों विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। और ये जो इग्नू है वो भारत के प्रत्येक राज्य में स्थित मुक्त विश्वविद्यालय को सही तरह से संचालित करने का दायित्व निभा रहा है। 1987 में अनेक राज्यों में मुक्त विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। 1989 में राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय संस्थान की स्थापना हुई, और 1991 में इग्नू द्वारा दूरस्थ शिक्षा परिषद की स्थापना की गई, और 2013 में यूजीसी द्वारा दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो की स्थापना की गई। इस विधि के कुछ प्रमुख गुण जो हैं वो आपके समक्ष रखे गए, इसके कुछ दोष भी हैं मित्रों, वो भी आपके समक्ष रखे गए। तो मैं आशा करता हूं कि दूरस्थ शिक्षण विधि जो है वो आपके लिए बड़ी फ्रूटफुल होगी मित्रों, और निश्चित तौर पर ये आपके लिए फ्रूटफुल है। आप सभी जानते हैं, आप सभी रीट लेवल 1 और लेवल 2 की तैयारी कर रहे हैं, और तैयारी करने वाले मित्रों के लिए प्रैक्टिस के लिए भी कुछ होना चाहिए। तो निश्चित तौर पर आप देखेंगे, चूंकि मकर संक्रांति का महापर्व हमारे समक्ष है, तो अगर आप विचार कर रहे हो तो ऑफर जो है इस क्लास को समाप्त होते ही आप देखेंगे आपको जो है ये लेवल 1 और लेवल 2 की टेस्ट सीरीज है, कोर्सेज हैं, वो बहुत नॉमिनल चार्जेस में है मित्रों। इतना किताब से भी कम मूल्य में आप अगर कुछ वीडियोस पीडीएफ अगर पाठ्यक्रम के देखते हैं, टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करते हैं मित्रों, तो आपकी तैयारी में थोड़ा सा एक सहयोग रहता है। और निश्चित तौर पर समय रहते जो काम हमें करना चाहिए वो कर लेना चाहिए। कपड़े जब हम 3 नए ले आते हैं, है ना, अभी जैकेट या स्वेटर की आवश्यकता नहीं थी, 3 पड़े लेकिन चौथा ले आते हैं क्योंकि बाजार में गए थे, तिब्बती मार्केट में गए थे, ले आए। अब पढ़ने के संदर्भ में मित्रों हम थोड़ा सा ध्यान रखें कि जो समय रहते करना है, अवसर के जाने के बाद तो हजारों हजार रुपए लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं, और जब अवसर सामने होता है और वहां मतलब 100 रुपए में कोई चीज मिल रही है या 80 रुपए में कोई चीज मिल रही है, 50 रुपए में भविष्य निर्माण का कार्यक्रम मिल रहा है और हम नहीं कर पाते, तो ठीक बात नहीं है मित्रों। आप सभी को विदित ही है कि कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए मधुरम हिंदी की तरफ से एक नई पहल की गई है। 6 से 12 के विद्यार्थियों के लिए जो बोर्ड के परीक्षार्थी भी हैं
और उनको भी सरल तरीके से हिंदी सिखाने का एक बीड़ा हमने उठाया है मित्रों। और एक नया यूट्यूब चैनल हमने लॉन्च किया है जिसका नाम है हिंदी प्रवाह। मैं ही पढ़ाऊंगा मित्रों बच्चों को। आपके घर में जो भी छोटे बच्चे हैं, बोर्ड परीक्षार्थी हैं आपके परिवार में, उन बच्चों तक इस चैनल को जरूर आप पहुंचाएंगे। हिंदी प्रवाह नाम से आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि उन बच्चों को भी हिंदी के संस्कार डाल पाऊं जो देश का भविष्य है। आगे आने वाले समय में उनको हिंदी से बहुत कुछ करना होगा, तो कुछ उनको अच्छे से मैं दिशा निर्देश दे पाऊं। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें मित्रों। आपके लिए भी फ्रूटफुल है, क्योंकि आपके लिए मधुरम हिंदी है ही, लेकिन घर परिवार के बच्चों के लिए जो पढ़ रहे हैं मित्रों, उनको जरूर ये दिखाएं। तो आप इसको सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाएं। मित्रों, जैसा कि लाहौड़ी और मकर संक्रांति का महापर्व है, और मधुरम हिंदी जो है आप सबके लिए मकर संक्रांति ऑफर लेकर उपस्थित है। ये ऑफर उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो कभी इंतजार करते हैं कि सर पढ़ने में और कुछ और कुछ और कुछ, तो ये और कुछ कर दिया आपके लिए। आप जो है, और इन सब चीजों में ज्यादा नहीं उलझे मित्रों, महत्वपूर्ण है सिलेक्शन। ठीक है, आपको 1 रुपए में भी कोई कोर्स दे और आप पढ़ो ही नहीं उसको, तो मतलब नहीं है, आप समझिए। तो मेरा आपसे आग्रह है कि जो भी हमने नॉमिनल जो हम कर पा रहे थे वो हमने यहाँ पर करने का प्रयास किया है मित्रों। तो आप देख सकते हैं इस ऑफर का लाभ आपको उठाना है। सबसे पहले मकर संक्रांति ऑफर जो है मित्रों आज 13 तारीख से प्रारंभ होगा और 15/1/2023 को रात्रि 12 बजे तक समाप्त हो जाएगा, है ना। और आप देखें इसमें वैलिडिटी जो भी है कोर्स की, वो मित्रों आपकी परीक्षा तक रहेगी, चिंता करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले 3rd ग्रेड लेवल 1 हिंदी का अगर संपूर्ण कोर्स लेते हैं मित्रों, जो 51 में हम दे रहे थे, अब 29 रुपए में आपको 2 दिन मिल जाएगा। आप इसमें भी अगर अफोर्ड नहीं कर पाते तो मुझे नहीं लगता मित्रों कि फिर हम शायद लेवल 1 की एक कोई किताब लेने जाए हिंदी की पढ़ने के लिए, तो 100-200 रुपए लग जाएंगे। तो आप प्लीज इसका उपयोग कीजिएगा। फिर दूसरा मित्रों 3rd ग्रेड लेवल 1 जो टेस्ट सीरीज है हमारी, जिसमें हिंदी व्याकरण और शिक्षण विधियां हैं, ध्यान देना, हिंदी व्याकरण और शिक्षण विधियां हैं, और इसमें बहुत सारे टेस्ट हमने अपलोड कर दिए और भी अपलोड होते रहेंगे, ध्यान रखना, और भी अपलोड होते रहेंगे। इसलिए इस अवसर का लाभ उठाएं और 21 रुपए में ये टेस्ट सीरीज है, इसको आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए मित्रों। आप समझे, कोर्स और ये दोनों मिलाकर भी जो है शायद मेरे हिसाब से कितने रुपए हो रहे हैं, 30 और 50 रुपए हो रहे हैं मित्रों। तो आप सोचिए ये दोनों ही 51 रुपए में से भी कम में अगर आपको उपलब्ध हो रहा है तो आप इस पर विचार कर सकते हैं। फिर मित्रों 3rd ग्रेड लेवल 2 की बात करें, हिंदी का जो कोर्स है 251 रुपए में हम दे रहे थे, ऑफर के तहत मकर संक्रांति ऑफर में ये 199 रुपए में है। आपको अगर इसकी आवश्यकता हो, जिसमें शिक्षण विधियां हैं और हिंदी व्याकरण के सारे टॉपिक्स हैं, और इसमें 1-2 टॉपिक्स और ऐड करने वाले हैं, वो भी कर देंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप इसको निरंतर इसका उपयोग कर सकते हैं, पीडीएफ वगैरह सारा है, आप प्रिंट आउट लो, कुछ भी करो, पढ़ो कुल मिला के। 3rd ग्रेड लेवल 2 टेस्ट सीरीज जो मित्रों हम 99 रुपीज में दे रहे थे, ऑफर के तहत 79 रुपीज कर दिए गए हैं। आप इसका लाभ ले सकते हैं। बहुत सारे टेस्ट अपलोड हो चुके और निरंतर होंगे, मैं कह रहा हूं, है ना। आपको बिल्कुल फरवरी में भी टेस्ट मॉडल वगैरह जो भी करना है हम सब करेंगे, लेकिन एक साथ तो आप नहीं कर पा रहे ना, तो हम उसमें डाल रहे हैं, आप करते रहे मित्रों। फिर है CET 10+2 मित्रों जो तैयारी कर रहे हैं, 10 प्रश्न आएंगे, उसके लिए भी एक टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च कर रखी है। 99 रुपीज में हमने लॉन्च की थी मित्रों, ऑफर के तहत ये 51 रुपए में है, और इसकी वैलिडिटी परीक्षा तक है। और ये जैसे CET का एग्जाम हो जाए तो कम से कम 1 वर्ष की वैलिडिटी सबकी रहेगी, ध्यान देना। भले ही परीक्षा आपकी फरवरी में हो जाए, आपकी वैलिडिटी कम से कम हर कोर्स की 1 साल रहने वाली, चिंता करने की जरूरत नहीं है। और अगर परीक्षा नहीं होती तो उसको बढ़ा देंगे हम। असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज व्याख्याता की भर्ती जो है, अभी सेट का एग्जाम जो है मार्च में है मित्रों, है ना, और स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्जाम है। ये एग्जाम जैसे ही समाप्त होता है, इस बजट में बिल्कुल पक्का कॉलेज व्याख्याता की भर्ती जो है वो विज्ञापित होगी, उसके बारे में चर्चाएं होगी। और ये बजट जो है, जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि युवाओं को समर्पित होने वाला है, तो आप सोचिए बहुत सारी भर्ती वैकेंसीज आएगी। तो जो गंभीरता से तैयारी करना चाहते हैं कॉलेज व्याख्याता हिंदी, तो उनके लिए 4,999 रुपए में ऑफर में ये कोर्स है। अभी उसमें कुछ क्लासेस डाल रखी हिंदी साहित्य वगैरह व्याकरण की, अन्य कक्षाएं भी उसमें निरंतर हम डालते रहेंगे। आप अगर इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है मित्रों। साथ ही साथ मित्रों आगामी आने वाले समय के लिए ध्यान देना, आगामी आने वाले समय के लिए 1st ग्रेड हिंदी, एक बार 1st ग्रेड पुनः आएगी, इसलिए 1st ग्रेड हिंदी का जो संपूर्ण कोर्स है मित्रों, वो 3,999 रुपए में आप तक पहुंचाया जा रहा है। और इन कोर्सेज की जो वैलिडिटी है मित्रों, कम से कम हम 2 वर्ष रख रहे हैं, ध्यान देना,
कम से कम हम 2 वर्ष इस कोर्स की वैलिडिटी रख रहे हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा। सेकेंड ग्रेड हिंदी की भी एक बार वैकेंसी पुनः आएगी, तैयारी करना आप जारी रखें। जो भी विद्यार्थी करना चाहते हैं तैयारी, 2,999 रुपए में ये कोर्स जो है 2 साल की वैलिडिटी। अगर परीक्षा, हालांकि परीक्षा 2 साल में भी नहीं हुई तो इसको आगे बढ़ाएंगे, आप चिंता नहीं करें, आप पढ़ते रहें। और सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा भी हमारे सामने आने वाली है। हिंदी व्याकरण का संपूर्ण कोर्स जो है मित्रों 1,299 रुपए में है ना, 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ रहेगा। और अगर इस आवश्यकता पड़ी तो हम इसको बढ़ाएंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। इन सब को करने के लिए मधुरम हिंदी ऐप को आपको डाउनलोड करना है। और किसी भी प्रकार की समस्या, क्योंकि एक बार ऐप डाउनलोड करते हैं, एज ए पेरेंट्स लॉग इन कर लेते हैं तो उनको कोर्स नहीं दिखते मित्रों। तो ऐसे सभी मित्र जो है मुझे व्हाट्सएप करें कि सर मुझे कोर्स नहीं दिख रहा है, तो सिस्टम से आपको यहां से वापस डिलीट किया जाएगा और आप अनइंस्टॉल करके वापस नए सिरे से ऐप को इंस्टॉल करेंगे। और एज ए पेरेंट्स वाले को छूना ही नहीं है और लेट गेट्स स्टार्ट, और आप लॉगिन कर लेंगे तो आपको स्टोर में कोर्स दिखेंगे। नीचे टाइटल बार पे स्टोर लिखा हुआ होता है, उसमें कोर्स दिखेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, इन कक्षाओं का आनंद लीजिएगा, ऑफर्स का आनंद लीजिएगा और अपने जीवन में सफलता के बिल्कुल उस शिखर को छूने का प्रयास करें। कहते हैं कि अभी नहीं तो कभी नहीं, और समय पर जो नहीं चेता मित्रों, बस फिर आप सोचिए, समय निकलने के बाद हाथ मलने के अलावा कुछ नहीं रहता है। हमारे हाथ में कुछ होना चाहिए, तो समय रहते स्ट्रॉन्ग डिसीजन लीजिएगा, कठोर निर्णय लीजिएगा, संकल्प के साथ आगे बढ़िएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कक्षाएं कैसी लग रही है इसके बारे में जरूर कमेंट के द्वारा बताएं मित्रों, क्योंकि आपके जो कमेंट हैं वो ऊर्जा देने वाले होते हैं। तो आप जरूर कमेंट करें, कक्षाएं और मित्रों तक जरूर पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।